हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराने जा रहा हूं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता के बारे में। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीन डैश की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन डैश की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो वह जो है हार्मोन्स के द्वारा जो है लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन जो है हार्मोन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है और जीन के कारण ही हमारे आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जीन के डीएनए में अगर अस्थायी परिवर्तन होगा तो उसे उत्परिवर्तन कहेंगे, यानी म्यूटेशन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाली आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो वह है डीएनए। ठीक है, डीएनए है और डीएनए को जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो डीएनए या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है। यानी डीएनए जो होता है वो अणुओं का एक समूह होता है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारियों को उनके संतान तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, डीएनए की खोज अगर पूछा जाए कि किसने किया था, तो डीएनए की खोज जो है दो वैज्ञानिक मिलकर किया था। एक था जेम्स वाटसन, दूसरा फ्रांसिस क्रिक, जो 1953 में इसकी खोज किया था। इस खोज के कारण जो है उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, तो वह होता है मानव मादाओं में। ठीक है, मानव मादाओं में जो है पूर्ण युग्म जो है लिंग गुणसूत्रों का मौजूद होता है। मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। युग्म मतलब होता है जोड़ी नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र में जो होते हैं वो माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इसकी संख्या जो है 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो कभी भी पूर्ण जोड़े में नहीं होती है। स्त्री में गुणसूत्रों का जो पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं। ठीक है, स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं। पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। यानी स्त्रियों में हम बोल सकते हैं कि एक सेक्स गुणसूत्र होता है, यानी 23वां जो जोड़ा होता है वो स्त्रियों में एक्स एक्स होता है तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी और मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकी का नियम दिया था जो है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में होते हैं। तो सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में होते हैं 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में जो है 23 गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करता है, यानी हस्तांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है। तो इसमें जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह गलत है। बाद बाकी क्या है कि यह प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है, यह सही है। ये डीएनए के खंड होते हैं और दूसरा कि प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। तो ये तीनों सही है, बाद बाकी डी जो है वो गलत है। जीनों के लक्षण ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं और ये डीएनए के खंड होते हैं। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है। तो व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो होता है वो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के कारण होता है। व्यक्ति का जो लिंग निर्धारण होता है वो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के कारण होता है। मानव लिंग निर्धारण के लिए XX
और एक्स वाई गुणसूत्रों का अनुसरण करता है। यानी पुरुष के अंदर जो है एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं के अंदर जो है एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। यानी कि मेंडल ने जो है अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, तो यही उसकी सफलता के पीछे का मुख्य कारण है। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो लिंग निर्धारण के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं एलोसोम होते हैं। एलोसोम जो होता है वो मानव सेक्स क्रोमोसोम्स एलोसोम्स की एक विशिष्ट जोड़ी होती है, जो एक सामान्य ऑटोसोम के रूप में आकार या व्यवहार से भिन्न होता है। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्रों यानी उसको हम बोल सकते हैं 23 जोड़ा होता है, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाता है, और 23वां जो जोड़ा होता है यानी एक्स वाई जो पुरुषों में और महिलाओं में जो है एक्स एक्स, तो वह एलोसोम्स कहा जाता है। यह जोड़ी मनुष्य के लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। तो पत्तों की आकृति का उसने उपयोग नहीं किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दानों पर प्रयोग किया। मेंडल ने मटर के 2 ऐसे पौधे लिए जिसमें एक पर हमेशा सफ़ेद फूल खिलते थे और दूसरे पर हमेशा जामुनी फूल खिलते थे। ये पीढ़ी जो है एक F1 कहलाए, और उन्होंने सफ़ेद फूल वाले पौधों का संयुग्मन जामुनी फूल वाले पौधों से कराया, तो पाया कि नए पौधे के जो फूल हुए वह जामुनी कलर के हुए। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, यह सही है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, यह सही है। जीन जो होता है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यानी यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना हुआ है। जीन जो होता है वो आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है। प्रत्येक जीन का एक अलग प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो युग्म निर्माण के समय ये द्विविकल्पी के साथ आते हैं, यह गलत है। युग्मक निर्माण के समय ये द्विविकल्पी के साथ आते हैं, यह गलत है। बाद बाकी प्रत्येक जीन जो है एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, यह सही है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, यह भी सही है। और जिन गुणसूत्रों पर स्थित होता है, यह भी सही है। जिन के संबंध में सत्य कथन इस प्रकार है कि प्रत्येक जिन जो होता है वो एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, और जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जिन जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोग तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का पहचान करें। तो आरंभ में जो है पौधों पर परनिषेचन किया गया, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया। मतलब आरंभ में जो है पौधों पर परनिषेचन किया गया, परंतु बाद में जो है स्वनिषेचन किया गया, यह कथन सही है। ठीक है। तो मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के आधार पर आरंभ में पौधों पर परनिषेचन यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया, उसके बाद जो है स्वनिषेचन यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। यानी किस पौधे का प्रयोग किया था। तो उद्यान मटर का प्रयोग किया था।
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है उद्यान मटर का प्रयोग किया था। ये लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और आनुवंशिकता के बारे में जो है पहली बार जानकारी अगर बोला जाए तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही दिया था। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पौधों को चुनाव किया और इस अध्ययन के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के संबंधित कुछ नियम दिए जो निम्न हैं, जैसे प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक संकरण विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले पौधों का संयोजन होता है, तो यह हो जाएगा 2। ठीक है, एक संकरण 2 विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले पौधों का संयोजन होता है जब एक प्रयोग में केवल एक ही लक्षण अथवा एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है या एक लक्षण के युग्म विकल्पों का प्रयोग किया जाता है तो इसे एक संकरण कहा जाता है। यानी जब एक प्रयोग में केवल एक ही लक्षण अथवा एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है या एक लक्षण के युग्म विकल्पों का प्रयोग किया जाता है तो इसे एक संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? कौन सा कण जो है संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? तो वह जो है पैतृक और मातृक डीएनए, यानी पिता और माता के डीएनए जो है वो संतान के लक्षण को जो है वंशानुगति नियंत्रित करता है। डीएनए मूल रूप से एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है और यह जो है न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है जो प्रोटीन के साथ मिलकर के गुणसूत्रों की संरचना का निर्माण करता है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा रूप से फैला रहता है। इसकी कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। मेंडल ने मटर के पौधे के अन्य विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए तो उनमें से कुछ निम्नलिखित थे, जैसे गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफ़ेद और बैगनी फूल। तो इनमें से कौन से जो है मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण थे? तो वह अप्रभावी लक्षण थे झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे के विभिन्न विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने अनेक बाहरी लक्षणों की ओर विशेष ध्यान दिया। गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल आदि विभिन्न विकल्पी लक्षणों वाले पौधों का चयन कर उनमें पौधे उगाए। इन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि मटर के पौधे में झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद अप्रभावी लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवों में लिंग गुणसूत्रों में कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो मानवों में लिंग गुणसूत्रों में जो है 1 युग्म मौजूद होते हैं। मनुष्य में 22 युग्म जो होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और 1 युग्म जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी X और Y जो लिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में सामान्यतः 23 युग्म का मतलब होता है जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। और पुरुषों के अंदर बोला जाए तो XY लिंग गुणसूत्र होता है और महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल TT का एक बौने पौधे स्मॉल TT के साथ संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात कितना था? तो F2 पीढ़ी में जो है जीनोटाइप अनुपात जो था वो 3:1 था। मेंडल के संकरण में शुद्ध पौधे यानी लंबे पौधे कैपिटल TT का और एक बौने पौधे स्मॉल TT के साथ संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात जो है 3:1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो वह था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के साथ
ज्ञान को सम्मिश्रित किया था, यानी सम्मिश्रित किया था।